पहले हम आपको थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर आपको जो है हम आपको रूपरेखा बता देते हैं कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और उस समय भारत के जो मुग़ल सम्राट थे अकबर महान, तो अकबर थे। और इसके बाद फिर जो है महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई हैं, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाता है, वो है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? और ये 23 जून 1757 को लड़ा गया था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। इसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल अपना स्टार्ट कर दिया बंगाल पे। और उसी क्रम में जो है 1757 से 1760 के बीच में बंगाल के पहले गवर्नर अपॉइंट किए गए। और बंगाल के पहले गवर्नर कौन अपॉइंट किए गए? तो रॉबर्ट क्लाइव। ये क्लियर है आपको? रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद फिर रॉबर्ट क्लाइव चले जाते हैं। उसके बाद फिर जो है अन्य आते हैं। अब जब 1764 में 22 अक्टूबर 1764 को दूसरी बड़ी घटना होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में या अंग्रेजों के भारत में शासन संबंधी इतिहास में। क्या होता है? तो ये होता है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है, बक्सर युद्ध। और इस युद्ध की खास बात क्या रहती कि एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब थे साथ में, और मुग़ल सम्राट। तो बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल सम्राट, तीनों लोगों की संयुक्त सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में पराजित कर दिया। और इस पराजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। 12 अगस्त 1765 को। और इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव वापस से आ जाते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं? तो जो है मुग़ल बादशाह को मजबूर करके, चूँकि हार चुके हैं, तो मुग़ल बादशाह से ये जो है दीवानी प्राप्त कर लेते हैं 3 क्षेत्रों का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। अब और युद्ध लड़ा था हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, वो अलग फैक्ट है। इसके अलावा जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो बक्सर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर थे बेंसी टार्ट। ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है, तो बेंसी टार्ट में ध्यान रखिएगा। बेंसी टार्ट थे गवर्नर जब बक्सर का युद्ध चल रहा था। फिर 1765 में जो है रॉबर्ट क्लाइव वापस आ जाते हैं। फिर 1765 से 1767 के बीच में रॉबर्ट क्लाइव वापस से गवर्नर बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 2 टर्म था, एक था 1757 से 60 में जब प्लासी युद्ध जीता, उसके बाद अंग्रेजों ने शासन करना स्टार्ट किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली बंगाल पे, तो वहाँ से इन्होंने फिर उसके बाद 1765 से 67 के बीच में रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर रहे बंगाल के। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव ने जो है मुग़ल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। दीवानी बोलते हैं राजस्व वसूलने संबंधी अधिकार को। और इस क्रम में जो है द्विशासन का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल में द्विशासन, जिसको डबल गवर्नमेंट बोला जाता है, डबल गवर्नमेंट द्विशासन बंगाल में लेके आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। और इसके तहत जो है दीवानी, राजस्व वसूलने संबंधी और निजामत, तो 2 भागों में बांटा जाता है। दीवानी अलग चलता है, निजामत अलग चलता है। और इस पर्पस के लिए जो है 2 बंगाल के जो है नायब सूबेदार घोषित किए जाते हैं। बंगाल के नायब सूबेदार घोषित किए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मोहम्मद रजा खान, मुर्शिदाबाद क्षेत्र के लिए। तो ध्यान रखिएगा बंगाल में मुर्शिदाबाद क्षेत्र के लिए तो जो है मोहम्मद रजा खान जो है बंगाल वाले क्षेत्र के लिए नायब सूबेदार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से घोषित किए जाते हैं। इसके अलावा बिहार से आपसे पूछता है, तो बिहार में बात करें तो राजा सीताब राय को जो है डिप्टी दीवान या नायब सूबेदार घोषित किया जाता है, नायब राजा सीताब राय को। और ये जो व्यवस्था रहती है द्विशासन की, इसको 1772 में बंगाल के नए गवर्नर बनते हैं और वो बनते हैं वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है इस व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। कारण ये रहता है कि 1773 में जो ब्रिटेन की संसद है वो नया कानून लेके आती है भारत से संबंधित, तो रेगुलेटिंग एक्ट
पहला कानून है रेगुलेटिंग एक्ट, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1773 में कानून लेके आते हैं। और जो बंगाल प्रांत है, अब वो उसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डायरेक्ट जो है शासन करेगी। अब डायरेक्ट शासन करेगी तो इसके लिए जो है, इसीलिए 1772 में द्विशासन को समाप्त कर दिया जाता है। और समाप्त कर दिया जाता है तो राजा सितम राय और मोहम्मद रजा खान को पदच्युत कर दिया जाता है, उनको फ्री कर दिया जाता है। अब उनकी ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि अंग्रेज शासन खुद देखेंगे। अब प्रश्न है यहाँ पे, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद या बंगाल क्षेत्र की बात करें तो आंसर है मोहम्मद रजा खान। फिर अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे एक प्रश्न यहीं पे बन जाता है कि बिहार क्षेत्र के लिए जो है उपदीवान किसको बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किसको बनाया था, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको बनाया था? तो सीतम राय को, राजा सीतम राय को। आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो ये 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्विशासन, जिसको डबल गवर्नमेंट बोला जाता है, उसको किसने लागू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। फिर आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा एक द्वैत शासन आपने 1919 में पढ़ा है, द्वैत शासन 1919 में पढ़ा। तो जब बंगाल का द्वैत शासन आएगा तो रॉबर्ट क्लाइव की बात होगी, दीवानी और नजामत व्यवस्था की बात होगी। लेकिन जब द्वैत शासन ओवरऑल बात होगी तो 1919 वाले कानून की बात कर रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, 1919 का कानून प्रांतों में द्वैत शासन था, वो अलग कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो यह प्रश्न जो है यहीं से संबंधित है। और द्वैत शासन, अब ये प्रश्न 1919 वाले से पूछ रहा है। तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। और इसके जनक थे, इसका कॉन्सेप्ट को किसने बनाया था? तो सर लियोनेल कर्टिस ने। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो यह जो है लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, आपको याद होगा 1853 में जो है बॉम्बे से थाने, और ये 1853 में हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी थे उस समय। लॉर्ड डलहौजी का टाइम क्या है? 1848 से 1856, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी जो है व्यपगत सिद्धांत के लिए फेमस था। व्यपगत सिद्धांत, हड़प नीति, जिससे राज्यों को वो हड़प रहा था लगातार। और इसके वजह से भी जो है कई सारी उत्प्रेरक घटनाएं थी जो इसके कारण से हुई। और भारत जो क्रांति हुई उस वजह से काफ़ी हद तक जिम्मेदार ये भी थे। अब बात करते हैं आगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी 56 में ही चले जाते हैं, 1848 से 56 में ही चले जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग आते हैं 1856 से 1858। फिर 1858 में अधिनियम आता है। 1858 का जो अधिनियम रहता है वो गवर्नर जनरल को की जगह पे वायसराय शब्द का प्रयोग करता है। तो अब वायसराय हो जाएंगे, तो कैनिंग ही रहते हैं। तो कैनिंग को वायसराय घोषित कर दिया जाता है पहला, और वो आखिरी गवर्नर जनरल भी होते हैं। कैनिंग जो है 1858 से 62 तक वायसराय के रूप में कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो एनफील्ड राइफल जब शामिल करने की बात करेगा तब आंसर होगा दिसंबर 1856। और पूछेगा प्रयोग में कब लाया जाने लगा, तब आंसर होगा जनवरी 1857। तो ध्यान रखिएगा, प्रयोग में कब लाया गया था? तो ये जो है एनफील्ड राइफल को, चर्बी लगे कारतूसों को, तो जनवरी 1857 से स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन शामिल कब किया गया था? तो दिसंबर 1856 में। ये फ़र्क है, तो ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन ना हो आपको। आगे बढ़ते हैं। और ये आपको अच्छे से पता है कि जो 1857 का विद्रोह था उसका तात्कालिक कारण में यह कारतूस था। इनफील्ड राइफल में जो प्रयोग होता था, तात्कालिक कारण में धर्म से मामला जुड़ गया। फिर है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में, ध्यान रखिएगा, बिहार में पूछेगा तब आंसर कुंवर सिंह होगा। इसके अलावा बिहार में आरा, दानापुर, जगदीशपुर इन क्षेत्रों की जब भी बात करेगा तब आंसर होंगे कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह जो है ने जो है 1858 तक जगदीशपुर में पूरा सेंटर बना रखा था। 1857 की क्रांति का तगड़ा इन्होंने विरोध किया। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा इनके जाने के बाद 1858 में इनका जो है शहीद हुए, देहांत हुआ उनका। उसके बाद इनके भाई थे अमर सिंह ने क्रांति को आगे बढ़ाया। इसके अलावा इनके कमांडर इन चीफ थे कुंवर सिंह के, उनका नाम था हरे कृष्णा सिंह। तो हरे कृष्णा सिंह
कमांडर इन चीफ थे किसके, कुंवर सिंह जी के। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछता है पटना में किसने नेतृत्व प्रदान किया था, तब वहाँ आंसर बदल जाएगा, पीर अली हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पटना में बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का, तो पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है, असम में आपको ध्यान रखना है, असम में दीवान मनीराम दत्त, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो दीवान मनीराम दत्त थे, तो दीवान मनीराम दत्त ने नेतृत्व प्रदान किया था असम में। इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है फैजाबाद में, तो फैजाबाद में जो है मौलवी अहमदुल्ला, ध्यान रखिएगा, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व प्रदान किया था। इसके बाद आपसे इलाहाबाद का पूछता है, तो इलाहाबाद महत्वपूर्ण है, आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो मौलवी लियाकत अली। तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व प्रदान किया था। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा गया था कानपुर क्षेत्र के बारे में, तो कानपुर में नेतृत्व प्रदान किया था नाना साहब ने, और नाना साहब ने अपने आप को पेशवा घोषित किया था। क्या घोषित किया था, पेशवा घोषित किया था मुगल बादशाह का। इसके अलावा नाना साहब के जो कमांडर इन चीफ थे वो थे तात्या टोपे थे। इसके अलावा नाना साहब के जो सलाहकार थे अजीमुल्ला खान थे, तो ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो 10 मई को हुआ था मेरठ से। और आपसे प्रश्न पूछा गया बीपीएससी तैयारी में कि मेरठ में किसने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो मेरठ से किया था चौधरी कदम सिंह जी ने। तो चौधरी कदम सिंह ने मेरठ में नेतृत्व प्रदान किया था 1857 की क्रांति का। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको ध्यान रखना। बाकी इसके अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आपको पता ही है। अब आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल जी हैं। इसके अलावा आपको जो प्रतीक था 1857 की क्रांति का, कमल और रोटी, तो ध्यान रखिएगा, कमल और रोटी था जो प्रतीक था। आगे बढ़ते हैं, फिर और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 26 अप्रैल 1858 को देहांत हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किस वर्ष इनका देहांत हुआ था, तो आंसर था 1858, लेकिन आप डेट भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, और 1858 के बाद इनके भाई अमर सिंह ने कार्य जारी रखा था। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बिहार में, तो आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह जी। फिर है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो फिर से कुंवर सिंह जी। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर है आरा। तो ध्यान रखिएगा, आरा में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। और इसके अलावा जो है, और कब हुआ था, तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया था। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे थे, यहाँ पे कुंवर सिंह ने नेतृत्व स्वीकार किया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कुंवर सिंह ने नेतृत्व कब अपने हाथों में लिया था 1857 की क्रांति का, तो 26 जुलाई 1857। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो नाना साहब ने कानपुर से लिया था, अपने आप को पेशवा घोषित किया था। बेगम हजरत महल जी ने लखनऊ में पार्टिसिपेट किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में, बेगम जीनत महल दिल्ली। तो यहाँ पे जो विकल्प है सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो सक्रिय रूप से तो भाग सभी ने लिया था, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने आपके लिए क्विज के जो क्वेश्चंस हैं वो अपडेट कर दिए हैं। इस समय 400 क्वेश्चन तक ये पहुंच चुके हैं। बिहार स्पेशल हिस्ट्री, बिहार स्पेशल जियोग्राफी सबके प्रश्न हैं। करंट अफेयर्स के हमने प्रश्न दिए हैं, साथ में हमने करंट अफेयर को आपको पहली क्लास भी दी है, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। और हम कोशिश करेंगे कि आज जो है शाम तक करंट अफेयर की दूसरी क्लास लाने का प्रयास करें। और इसके अलावा आपको क्विज में आप जो प्रश्न करेंगे ये आपको सफलता में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, तो इसको बहुत ही सीरियसली ले, जो क्वेश्चंस वहाँ पे कराए गए हैं। और हम आगे चलकर एक साथ में जो है जब काफ़ी पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन हो जाएंगे, 100-200 क्वेश्चन एक एक सेगमेंट के हो जाएंगे, तो हम उसको आपको सॉल्व भी करा देंगे यूट्यूब पर। तो आप प्रश्नों को अटैम्प्ट जरूर करें। और हमेशा ध्यान रखने, जब भी आप प्रश्नों को अटैम्प्ट कर रहे हैं, ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, क्योंकि 5 ऑप्शन का विकल्प नहीं होता है यूट्यूब पर। तो ये 4 ऑप्शन आपको, चारों ऑप्शंस बहुत अच्छे से पढ़ना, उसके बाद विचार करके लगाना। ऐसे नहीं कि बस सामने दिख रहा है तो बस आप क्लिक कर दिए देखने के लिए कि कौन सा सही आंसर है, ये आपको नहीं करना है। आप एज ए टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा आप कैसे जो है, ये प्रश्न हो गया, और आप कैसे जाएंगे, तो आप चैनल पे जाइएगा, हमारे यूट्यूब चैनल PCS एजुकेटर भी संदीप पे जाइए,
चैनल पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे वीडियोस होते हैं, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन के बगल में कम्युनिटी सेक्शन होता है। कम्युनिटी सेक्शन में आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, आपको सारे क्विज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आप उनको जरूर कर लें। साथ में जो आपको बिहार स्पेशल शॉर्ट्स दिए जा रहे हैं, एक से एक अच्छे टॉपिक पे, तगड़े टॉपिक पे आपको दिए जा रहे हैं। आपकी जो डिमांड्स होती हैं उसके हिसाब से भी हम वीडियोस लाते हैं, तो इनको आप जरूर देखें और आपकी सफलता में ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या था? तो केंद्र आपको पता है जहाँ पे, तो जगदीशपुर। तो केंद्र कहाँ था? जगदीशपुर में था। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्जा गालिब थे जिन्होंने इसको अपनी आंखों से देखा था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनियों के अधिकारियों का प्रयास, तो ये कारण था विद्रोही बनाने का सिपाहियों को। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी कारण था। भत्ते की रोकथाम, ये भी कारण था। ये कारण नहीं था। अधिकारियों की अक्षमता, ये कारण बिल्कुल नहीं था। तो ये आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फिर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो है झांसी में युद्ध किया था, ग्वालियर में युद्ध किया था, और ग्वालियर में युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए इनकी समाधि भी कहाँ बनी है? तो ग्वालियर में बनी है, ध्यान रखिएगा। और एक किस अंग्रेज जनरल के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुई थी? तो जो है ह्यूज रोज। और ह्यूज रोज ने इनको बोला भी था कि जो है अकेली मर्द हैं, जितने भी सारे लोग योद्धा लड़ रहे हैं अकेली मर्द हैं, इतनी ज़्यादा बहादुरी से ये लड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, उसको हम हटा दे रहे हैं। वैसे हमने कोशिश किया, हटा दिया ऑलरेडी। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, हमने पढ़ा है, दानापुर कुंवर सिंह से जुड़ा, आरा भी जुड़ा है, पटना भी पीर अली से जुड़ा है, मुजफ्फरपुर क्षेत्र भी बॉर्डर पे ही था, तो आरा, जगदीशपुर ये क्षेत्र, तो मुजफ्फरपुर भी था। मुंगेर, ध्यान रखिएगा, मुंगेर जो है ये अप्रभावित रहा था। मुंगेर में 1857 की क्रांति का कोई असर नहीं था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, केवल 5। तो यहाँ पे पूछा गया था प्रश्न में कि कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, तो अप्रभावित कौन सा भाग रहा? मुंगेर में। बाकी हर जगह पे असर था, तगड़ा असर था 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न है, और जब बात करते हैं पटना की, तो यहाँ पे दिया भी गया है कि पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता थे, इन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध, इनको बेगम ऑफ अवध या बेगम हजरत महल के नाम से जाना जाता है। तो बेगम हजरत महल ने या बेगम ऑफ अवध ने लखनऊ में नेतृत्व को आगे बढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह घोषणा हुआ था 1 नवंबर 1858 को। तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब हुई थी? 1 नवंबर 1858 को। और ये कहाँ से हुआ था? तो ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क से। और इसको जो है लॉर्ड कैनिंग ने इस घोषणा पत्र को पढ़ के सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने इस घोषणा पत्र को पढ़ के सुनाया था कि जो है महारानी विक्टोरिया अब से भारत का प्रशासन देखेंगी, यानी ब्रिटिश ताज के अधीन अब भारत होगा। और 1858 के अधिनियम के माध्यम से ही जो भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था उसको समाप्त करके क्राउन का शासन रख दिया गया, यानी ब्रिटिश ताज के अधीन भारतीय जो है क्षेत्र को रख दिया गया। तो भारत जो है ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया 1858 से 1947 तक। तो ये ध्यान रखिएगा। और 1773 से लेकर 1858 तक का जो समय था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। 1858 से 1947 ब्रिटिश ताज के अधीन शासन भारत अब आ गया। और ये घोषणा कब हुई थी? 1 नवंबर 1858 को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। षड्यंत्र किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार बीपीएससी द्वारा पूछा जा रहा है। आंसर है बी.डी. सावरकर। बीपीएससी टीआरई में भी बार बार पूछा जा रहा है और इन प्रश्नों को करना आपके लिए बहुत ज़रूरी था और आपका बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। अंतिम समय के लिए आप
3 से 4 बार वीडियोस को देख लीजिए अगर आपको दिक्कत हो, और जो पहले से देखते आ रहे हैं उनका तो क्लियर ही है। और आप अगर PDF से पढ़ने में दिक्कत हो तो आप वीडियो भी आराम से, हमारा वीडियो तो आप चैनल पे देख ही रहे हैं, आराम से रिवाइज भी कर सकते हैं। बात करें BD सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ध्यान रखिएगा पुस्तक का नाम क्या था, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसमें 1857 के विद्रोह को इन्होंने स्वतंत्रता, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बोला था। तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला था, BD सावरकर। बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक थी और इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और साथ में बात करें तो जो है नील विद्रोह हुआ था कब हुआ था, तो नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था। और नील विद्रोह के नेता कौन थे, तो नील विद्रोह के नेता थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। पूछा गया है, तो विष्णु और दिगंबर विश्वास 2 भाई थे। इन्होंने नील विद्रोह का नेतृत्व किया था बंगाल में। और ये जो विद्रोह था किससे प्रभावित था, तो दीनबंधु मित्र के जो लिखी गई पुस्तक थी, जो नाटक था नील दर्पण के नाम से। और नील दर्पण में इन्होंने पूरा चित्रण किया था। आगे बढ़ते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, इसको क्या बोला जाता है, तो वह प्रथा, तो इसमें जो है किसान जिसमें भूमि का मालिक स्वयं होता था, इस प्रथा को बोला जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसमें ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और जो किसान थे उनके मध्य सीधा सीधा समझौता होता था। और इसके अलावा जो है जमींदारी प्रथा है। जमींदारी प्रथा को 1793 में स्टार्ट किया था किसने, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। ये जमींदारों वर्ग यहाँ पे बनाया गया था और जमींदारों के माध्यम से वसूला जाता था। अब महालवाड़ी प्रथा है, तो महालवाड़ी प्रथा के बारे में आपने लगान मूवी में देखा होगा। तो महालवाड़ी प्रथा में कई सारे गाँवों को एक कर दिया जाता था और एक प्रधान को नियुक्त कर दिया जाता था कि आप जो है ब्रिटिश सरकार को सभी गाँवों से जो टैक्स रहेगा उसको वसूल के आप हमें देंगे। तो ये महालवाड़ी प्रथा थी। रैयतवाड़ी प्रथा में किसान सीधे जो है टैक्स देता था ईस्ट इंडिया कंपनी को या सरकार को। आगे बढ़ते हैं। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, तो ब्रिटिश जो है BPSC तैयारी में प्रश्न आपने देखा है। तो पागल पंथ जो है इसकी स्थापना की थी करम शाह ने। तो करम शाह ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इनके पुत्र भी थे, टीपू भी थे। फराजी कौन थे, तो फराजी के बारे में भी आपसे पूछा गया। तो फराजी जो है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। तो फराजी कौन थे, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। और इनके नेतृत्व में जो है 1818 से 62 के बीच में स्टार्ट हुआ था। तो शरीयतुल्लाह के पुत्र थे दादू मियाँ। इन्होंने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी और इससे संबंधित है। और फराजी जो लोग थे, फराजी संप्रदाय था, ये हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा प्रभावित था, उन्हीं के संप्रदाय के अनुयायी थे। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो हाजी शरीयतुल्लाह ने फरैजी आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके अलावा आपसे BPSC हेड टीचर में एक प्रश्न पूछा था तिलका मांझी का, तो उनके बारे में भी जान लीजिए। तिलका मांझी कौन है, तो तिलका मांझी जो है भारत के प्रथम आदिवासी विद्रोही हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम भारत में जो आदिवासी जिसने विद्रोह किया हो तो यही है तिलका मांझी। तो ध्यान रखिएगा। और कब किया था इन्होंने विद्रोह, 1784 में। 1899 में बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया था, लेकिन उससे जो है काफ़ी पहले 1784 में तिलका मांझी ने जो है प्रथम भारतीय बने थे या प्रथम आदिवासी बने थे जिन्होंने विद्रोह किया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम आदिवासी नेता थे जिन्होंने विद्रोह किया था। आगे बढ़ते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, महत्वपूर्ण सवाल है। और कूका आंदोलन की बात करें तो कूका आंदोलन को जो है गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। कूका आंदोलन जो है ये जुड़ा हुआ था और राजनीतिक आंदोलन बाद में बन गया था। पहले धार्मिक आंदोलन के रूप में स्टार्ट हुआ था, बाद में राजनीतिक आंदोलन बन गया था। और इसका जो है स्टार्ट किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा, कूका आंदोलन की शुरुआत की थी भगत जवाहर मल द्वारा। तो भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में की थी। BPSC बार बार यहाँ से प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके जो संगठित किसने किया था, तो गुरु राम सिंह जी ने। प्रश्न है 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था, तो 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था। ये प्रश्न NCERT से लिया गया है और नई वाली NCERT बुक में दिया भी गया है दक्कन के दंगों के बारे में, डेक्कन रॉयट्स के बारे में। और यहाँ पे जो तत्कालिक कारण था वो था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। तो महाजन बहुत ज़्यादा ऊंची ब्याज दर वसूलते थे किसानों से। किसान जो है डेब्ट ट्रैप में फंसते जा रहे थे जो लोन ले लेके बेचारे। तो उसके बाद फिर 1875 में दक्कन का दंगा होता, वर्ष याद रखिएगा।
फिर आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो रामोसी कृषक जत्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, वासुदेव बलवंत फड़के। तो ध्यान रखिएगा, वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था इन्होंने स्थापित किया था। महत्वपूर्ण सवाल इनका। फिर है रामोसी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 1855 और 56 में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव। और स्पेशली जो सिद्धू कान्हू, तो सिद्धू कान्हू दो भाई थे, चांद भैरव भी थे, लेकिन सिद्धू कान्हू का ही आपसे पूछा जाता है। तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने जो है, ध्यान रखिएगा, अंग्रेज कमांडर को हराया था। उनका नाम था मेजर बॉरो। तो मेजर बॉरो थे और इनको हराया था। आगे बढ़ते हैं। 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, सिद्धू और कान्हू ने। और बुद्धू भगत की बात करें तो बुद्धू भगत जो किससे जुड़े हैं? तो कोल विद्रोह से जुड़े हुए हैं, जो इस बार पूछा गया था। फिर है प्रश्न, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से लोग जानते थे। इसके अलावा जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मुंडा लोग थे उनकी पारस्परिक भूमि व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो खूंट कंटी। तो ध्यान रखिएगा, खुंट कट्टी करके। तो खुंट कट्टी नाम था जो पारस्परिक भूमि व्यवस्था थी मुंडा लोगों की, और उसी में परिवर्तन किया गया था, जिसके कारण जो है मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो वर्ष आएगा 1899 से 1900। तो ध्यान रखिएगा। और 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। तो कब घोषित किया था भगवान का दूत? 1895 में। और फिर 1899 1900 में चला, 1900 में गिरफ्तार कर लिए गए, फिर विद्रोह कुचल दिया गया, फिर इनकी जो है डेथ हो जाती है जेल में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? तो ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र है वो था रांची। तो रांची में जो है ये इनका सेंटर था बिरसा मुंडा जी का। और कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो रांची से लेकर भागलपुर तक इनका असर था, इफेक्ट था, लेकिन सेंटर्ड कहाँ पे थे? तो रांची में थे। तो ये ध्यान रखना आपको। फिर 1899 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो वही आंसर है, बिरसा मुंडा जी। फिर 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। और आपसे प्रश्न पूछा गया था तो वहाँ 1832-33 लिखा था, तो कोई उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। और बुद्धू भगत वहाँ पे आपको पूछा जा रहा था, चूँकि विकल्प में दिया नहीं था। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब ही प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शंस ढंग से दिए नहीं गए हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रश्न पे आपको नहीं जाना है, यहाँ पे आपको जो है राजा परहट के नेतृत्व में हो जनजाति ने जो है आंदोलन किया था। इसके बारे में हमने आपसे बात भी किया है। तो हो जनजाति का आंदोलन हुआ था, छोटा नागपुर की जो हो जनजाति थी, तो हो नाम की जनजाति है, और 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी गई थी। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, अगला प्रश्न है, अभी और भी आएंगे विद्रोह। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा गया, आंसर है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। और इसी आनंद मठ जो उपन्यास है, इसी में जनगण जो है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, तो वंदे मातरम भी यहीं से लिया गया। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, और इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह 1773 से 1800 के मध्य हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह की बात करें तो नील विद्रोह जो है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे ज़बरदस्ती अमान्य मूल्य पर कराई जा रही थी। और इसके नेता कौन थे? तो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। 1859-60 में बंगाल के नादिया जिले में, बंगाल क्षेत्र याद रखिए। और जो ये नील विद्रोह था किससे प्रभावित था? तो दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण से। फिर यहाँ पे एक भूमिज विद्रोह हुआ था, उसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो भूमिज विद्रोह आप ध्यान रखिएगा, 1832-33 में गंगा नारायण सिंह जी के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे लॉर्ड लिटन लेके आए थे, और इसको रद्द 1882 में किया गया था। तो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 में। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 में आया था,
और ये मुंह बंद करने वाला अधिनियम था। और इस अधिनियम का सबसे ख़राब चीज़ क्या था कि देसी भाषा और अंग्रेजी भाषा में बड़ा भेदभाव किया गया था। कोई अपील करने का अधिकार नहीं है, गिरफ्तार करके फिर जो है सब कुछ कैब जमा कर लिया जाता था और ज़बरदस्ती था एक तरीके से, इसलिए इसको हटाया गया। और इस जो अधिनियम था इसके तहत सोम प्रकाश पर कार्रवाई हुई थी, भारत मीर, ढाका प्रकाश, सहचर, ये सब अखबार थे। अखबार ऐसे नहीं पूछेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1878 में आया था लॉर्ड लिटन के समय में। और इसको कब हटाया गया तो लॉर्ड रिपन 1882 के समय में। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है भारत में। फिर है प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ में किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त ये जमींदारों के साथ में किया गया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस समय, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने जो है जमींदारों के साथ में एक व्यवस्था बनाई थी जिसको बोला जाता था अस्थायी बंदोबस्त, इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारों के साथ में इन्होंने जो है बात हुआ था और जमींदार वर्ग एक नया उभरा बंगाल क्षेत्र में। और उसके बाद फिर जो है बंगाल और जो ये जमींदार थे ये किसानों को रखते थे, काम कराते थे, फिर किसानों से जो है टैक्स लेके कह लीजिए तो उनसे फिर वापस ऊपर देते थे। तो बड़ी अजीब व गरीब व्यवस्था थी। तो 1773 में, और इसको कई नामों से जाना जाता है, इस्तमरारी, मालगुजारी, ये सब नामों से। और इसमें जो भूमि लगान मिलता था इसका जो 10/11 भाग कंपनी रखती थी और 1/11 भाग जो है रखता था जमींदार अपने पास। आगे बढ़ते हैं, और इसमें किसानों का तगड़ा शोषण हुआ था। फिर है अगला, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश सरकार को जो है लगान देता था और ये लागू हुआ था सबसे पहले मद्रास में। तो ध्यान रखिएगा, मद्रास क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लेके आए थे? तो टॉमस मुनरो। तो ध्यान रखिएगा, टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। इसके अलावा अलेक्जेंडर रीड भी हैं। तो अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो ने जो है कॉन्सेप्ट दिया था किसका? रैयतवाड़ी व्यवस्था का। और मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले इसको लागू किया गया। फिर है प्रश्न, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा घोषित किया था। तो ये कब आया था? तो ध्यान रखिएगा 1885 में कानून आया था और ये मामला चला था 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तो उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा मसले उठे, काफ़ी कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा केसेस जाते थे जिसमें जो भूमि पर किराएदार रहते थे उनका क्या अधिकार होगा, और साथ में जो जमींदार जो ज़मीन हड़पे रहते थे इस व्यवस्था के अधीन, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, काफ़ी ज़्यादा केस कानून बड़ा पेचीदा हो रखा था, चलता रहता था। तो इसीलिए जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत में बंगाल और बिहार पर भूमि पर किराएदारों के अधिकारों से संबंधित बंगाल किराएदारी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में लागू किया गया था। और इसमें बताया गया कि क्या क्या अधिकार वगैरह होंगे जो किसान हैं। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की गई थी और इसी सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने स्वराज्य शब्द का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ध्यान रखिएगा, स्वराज्य शब्द को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया या उसके बारे में कुछ लिखा सबसे पहले? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इनके जो है मूल शंकर इनका नाम था बचपन का या शुरू का, और इन्होंने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 में। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इसके अलावा आपसे पूछा गया भारत भारतीयों के लिए, तो ये भी इन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए है, ये इन्होंने ही कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। टीआरई में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की बात करें तो शिशिर कुमार घोष, महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, शिशिर कुमार घोष जी ने जो है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो ये 1917 की बात है। 1917 में अभियोग चलाया गया था और इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया है। बाकी आप शॉर्ट्स जरूर देख लिया करें, शॉर्ट्स में आपको काफ़ी एक्स्ट्रा जानकारी भी दी जाती है और वहाँ से आपकी तैयारी मजबूत भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? इसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। तो ये कब हुआ था? 1916 में। 1916 में लखनऊ संधि हुई थी या लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। 1916 में किसके मध्य? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और मुस्लिम लीग का जो डिमांड था पृथक निर्वाचन का, उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। ये दोनों लोग साथ में हो गए। इसके अलावा एक घटना और हुई थी, वो क्या हुई थी? नरम दल और गरम दल एक हो गया कांग्रेस का, जो नरम दल और गरम दल जो 1907 में सूरत
अधिवेशन के बाद अलग हो गए थे, वो वापस से 1916 अधिवेशन में जुड़ गए। और ये 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। तो ध्यान रखिएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार जी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। आगे बढ़ते हैं और हम आपको बहुत जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री का जितनी भी पत्रिकाएं हैं, जो भी आपके डिमांड्स है, वो सब हम आपको जल्दी ही दे देंगे एक सीक्वेंस में। और जब भी हम टाइम निकाल के कोशिश करेंगे वो दे देंगे। आप उसके लिए परेशान न हो, आपने ऑलरेडी क्लासेस कर रखी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही हमको टाइम मिलेगा हम कर देंगे, आपका वो कंप्लीट कर देंगे। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। बाकी आप जो अलग डिफरेंट टॉपिक्स जो हमने आपको कई बार रह जाता, छूट जाता, जो हमने नहीं पढ़ाया, आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं कि जो है सर ये पढ़ा दीजिए या सर ये इसका शॉर्ट्स लाइए, तो हम उसको भी कंसीडर कर लेंगे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुँचे थे? तो ये 23 मार्च 1942 को। तो ध्यान रखिएगा 1942 में कौन सा जो है मिशन आया था भारत में? क्रिप्स मिशन आया था। और क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने। 23 मार्च 1942 को ये आए थे। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के बारे में हमने आपसे बताया था कि हाउस ऑफ कॉमन्स में 15 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। और लॉर्ड्स के सदन में 16 जुलाई 1947 को जो हुआ था। उसके बाद जो है फाइनली, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, चूंकि लॉर्ड्स के सदन में पूछा तो 16 जुलाई हो जाएगा, और हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करता तो 15 जुलाई आंसर हो जाता। और फिर फाइनली जो है 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति मिली थी। यानी जो राजकीय स्वीकृति होती है उसको कब मिला था? 18 जुलाई 1947 को। तो ये ध्यान रखिएगा 18 जुलाई 1947। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? तो भारत माता की पेंटिंग के लिए जो है अविंद्रनाथ टैगोर। तो अविंद्रनाथ टैगोर फेमस थे अपने टाइम में, और इनका नाम ध्यान रखिएगा अवनींद्रनाथ टैगोर है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव 1740 के आसपास इन्होंने ज्वाइन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर वहाँ से जो है 1757 तक ले गए। 1757 में इन्होंने जो है प्लासी का युद्ध जीता। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद फिर 1764 में जब बक्सर का युद्ध जीत लिया गया तो 1765 में वापस से आकर इन्होंने नेतृत्व किया। तो जो इस प्रकार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो माने जाते कौन है? लॉर्ड क्लाइव। आगे बढ़ते हैं। 1757-60 से 65-67 के बीच में बंगाल के गवर्नर भी रहते और बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था भी इन्होंने की थी, निजामत और दीवानी की। आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 को हुई थी। किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने। तो ध्यान रखिएगा मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। आगे बढ़ते हैं और आप लोग ध्यान करके क्विज के क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। हमने आज आपको फॉर एग्जांपल पटना से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी पटना में कॉलेज हैं, जितने भी संस्थान हैं जो बीपीएससी पूछा है आज तक, हमने सब कवर कर लिया, सबको प्रश्नों के माध्यम से कर लिया। आप एक बार देख लीजिए, बाकी हम एक साथ मिला के आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर प्रश्न, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। आगे बढ़ते हैं। सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय की बात है। 1899 से 1905 के बीच में था, 1905 के बीच में था, और इस समय जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो आज हमने आपको जो है दिया था शॉर्ट्स एक किसके बारे में? तो राजा राम मोहन राय जी के बारे में। और राजा राम मोहन राय जी के बारे में हमने आपको वहाँ बताया था कि जो है आधुनिक भारत के निर्माता भी थे। तो वहाँ पे एक शब्द और जोड़ लीजिए, भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता भी थे। इसके अलावा जो है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी इनको कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत भी कहा जाता है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, कभी भी आएगा तो राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे। और आज हमने आपको शॉर्ट्स में बताया भी था कि इनको राजा नाम कैसे मिला था। तो उस समय के जो मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट कौन थे? अकबर द्वितीय थे, अकबर सेकंड थे, तो उन्होंने ही इनको दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी। और ध्यान रखिएगा काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है, 1814 में
आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना की थी। 1815 नहीं है, एक्चुअल में जो सही डेट है वो 1814 है, तो ध्यान रखिएगा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने कब की थी? 1814 में। इसके अलावा ब्रह्म समाज के लिए फेमस है। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1828 में, ये याद रखिएगा। बाकी हमने आपको शॉर्ट्स में इनके बारे में डिटेल में बता दिया, तो आप जाके 1 मिनट का वीडियो होता है, देख लीजिएगा कभी फुर्सत में। फिर प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ये यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए गए। तो 20 अगस्त 1828 को हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। ब्रह्म सभा के नाम से हुआ था, किसके नाम से? ब्रह्म सभा के नाम से, और बाद में चल के ये ब्रह्म समाज बना था। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे सही दिया गया 1828 में। डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, वर्ष याद रखना आपको। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सती को गैर कानूनी घोषित किया था विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक 1829 में कानून लेके आए थे सती को गैर कानूनी घोषित करने के लिए, और विलियम बेंटिक उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल भी थे। आगे चलकर वो 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है तो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, लेकिन उस समय बंगाल प्रांत के थे। तो इन्होंने सती को गैर कानूनी घोषित किया था, और इसके लिए आंदोलन किसने किया था एक हिसाब से? तो राजा राम मोहन राय जी ने। राजा राम मोहन राय जी ने पूरा एक जो है सती प्रथा के विरुद्ध में आंदोलन चलाया था, और उन्हीं के जो है प्रयासों से ये लागू हो पाया था। आगे बढ़ते हैं। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो यहाँ पे जो है प्रश्न के हिसाब से थोड़ा सा टेढ़ा है, और इनकी पहली पुस्तक जो थी वो थी तूफ़त उल मुहाउद्दीन। तो ध्यान रखिएगा, तूफ़त उल मुहाउद्दीन थी इनकी पहली पुस्तक। और 1815 में जो इन्होंने बुक लॉन्च किया था वो था वेदांत ग्रंथ। तो यहाँ पे 1815 के हिसाब से देखेंगे तो वेदांत ग्रंथ है 1815, लेकिन तुआफुत मौलूद, अगर पहली बुक की बात करेंगे तो आपको प्रश्न पे नहीं जाना है, पहली पुस्तक पूछेगा तो तूफ़त उल मुहाउद्दीन है 1803 में, लेकिन 1815 के हिसाब से पूछ रहा तो वेदांत ग्रंथ 1815 में इन्होंने वेदांत ग्रंथ यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी जी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो हमने महात्मा गांधी जी के बारे में भी आपको बताया है शॉर्ट्स के माध्यम से। तो ये थे गुजरात के दादा अब्दुल्ला। गुजरात के दादा अब्दुल्ला थे, व्यापारी थे, उन्हीं के मामले में ये गए थे 1893 में, और फाइनली जो है 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं गांधी जी भारत, और 9 जनवरी को इसीलिए हम अप्रवासी दिवस मनाते हैं, NRI डे भी मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो आंसर है माइकल मधुसूदन दत्त। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा जी आप एपिसोड 1 और एपिसोड 3 देखिएगा, आपको कंप्लीट बिहार का जो है पूरे भारत का मॉडर्न हिस्ट्री जो बिहार के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और साथ में बिहार का स्पेशल हिस्ट्री आपको एपिसोड 1 और एपिसोड 3 में मिल जाएंगे। एपिसोड 2 और एपिसोड 4 में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। माइकल मधुसूदन दत्त जो है इन्होंने बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नील दर्पण किसने लिखा था? तो नील दर्पण जो है इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग में सही है? 1905 में बंगाल का विभाजन, तो बंगाल के विभाजन 1905 में हुआ है। 1908 में कांग्रेस में फूट, तो 1907 में हुआ है सूरत अधिवेशन में। 1919 में रौलेट सत्याग्रह, तो ये सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड गलत है। इसके अलावा बंगाल विभाजन से रिलेटेड आपको 3 डेट याद रखनी है। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, तो ध्यान रखिएगा घोषणा कब होती है? 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। फिर 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली बंगाल विभाजन को लागू कर दिया जाता है। तो बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को, और इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो एका आंदोलन यूपी का था, तो यूपी में अवध क्षेत्र में एका आंदोलन चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्षेत्र था, और इसमें मदारी पासी नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने ही नेतृत्व किया था एका आंदोलन का। फिर है खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता था? तो खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित 1929 में स्थापित किया गया था, और इसको रेड शर्ट के नाम से, लाल कुर्ती या सुर्खपोश के नाम से जाना जाता था। तो रेड शर्ट्स के नाम से इनको जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता था। साथ में इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका भी निकाली थी। तो ध्यान रखिएगा पख्तून नामक पत्रिका किसने निकाली थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। आगे बढ़ते हैं। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो केवल एक ही आदमी कह सकते हैं, वीर कुंवर सिंह जी। आगे बढ़ते हैं।
बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे उन्हें धरती आबा का अवतार मानते थे, इसलिए उनको धरती आबा भी कहते थे। मुंडा विद्रोह को उलगुलान या महाविद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह 1895 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका जो नेतृत्व था बिरसा मुंडा ने किया था, 1900 तक चला था। और जब आपसे पूछा जाएगा तो 1899 और 1900 मानना है। विद्रोह 1899 और 1900 को हुआ था। बिरसा मुंडा ने 1895 में स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था, और बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, उन्हें धरती आबा का अवतार मानते थे। और बिरसा ने अपने समर्थकों को सिंह बोंगा की पूजा करने की सलाह दी थी। तो ध्यान रखिएगा किस देवता की पूजा करने की सलाह दी थी? तो सिंह बोंगा की पूजा करने की सलाह दी थी। अगला प्रश्न है, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो ये झारखंड के देवघर में स्थापना हुई थी 1904 में। तो 1904 में बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में गोल्डन लीग स्थापना हुई थी देवघर में, झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड था। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, बिहार हेराल्ड। इसके अलावा द इंडियन नेशन, ये काफ़ी लेट में आया है, 1931 में। दरभंगा के जो महाराजा थे कामेश्वर सिंह, उनका स्वामित्व था, उन्हीं का था ये इंडियन नेशन। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग जी। तो ध्यान रखिएगा 1867 में इन्होंने स्थापना की थी प्रार्थना समाज की। आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद जी, और इन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग भी लिया था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में आयोजित हुआ था धर्म संसद, तो वहाँ पे भाग लिया था, गए थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो आपको पता भी है, 1897 में। और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ये भी ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती ने क्या स्थापित किया था? तो आपको पता, आर्य समाज। कब किया था? 1875 में। किस स्थान पे किया था? बम्बई, ये भी ध्यान रखिएगा, बम्बई में किया था। आगे बढ़ते हैं। फिर किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। इसके अलावा इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी, इस बार पूछा गया था, तो आपने प्रश्न भी देखा। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फुले जी ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत महत्वपूर्ण है, मैडम HP ब्लातोस्की और कर्नल आलकाट दो लोगों ने मिलकर की थी। तो मैडम HP ब्लातोस्की और कर्नल आलकाट ने की थी। कहाँ पे की थी? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में। कब की थी? 1875। तो 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापना हुआ थियोसॉफिकल सोसाइटी का। फिर 1882 में जो है मद्रास में शिफ्ट कर दिया गया। तो इस सोसाइटी के जो संस्थापक थे 1882 में मद्रास के पास में अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित कर दिया। तो आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे था, तो मद्रास अगर ऑप्शन में, तो मद्रास आप मान सकते हैं, क्योंकि 1875 में न्यूयॉर्क में बना था, लेकिन 1882 में मद्रास में शिफ्ट कर दिया गया था इसका मुख्यालय। फिर बात करते हैं 1893 में एनी बेसेंट ने ज्वाइन किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी को, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू जी, प्रथम जो है। और यहाँ पे प्रश्न आपका प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा भारतीय नहीं, अच्छा ठीक है, अब भारतीय यहाँ पहले लगा हुआ था, तो इस वजह से कन्फ्यूजन हुआ। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो होगा श्रीमती एनी बेसेंट जी। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न कई बार जो है आप मिस इंटरप्रेट भी कर जाते, जैसा अभी हमने किया है। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग है, यहाँ पे भारतीय नहीं लगा है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी पहली बार। फिर बात करें भारत, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू जी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ध्यान रखिएगा, कानपुर अधिवेशन में 1925 में अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष फिर से एनी बेसेंट जी हो जाएंगी। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से स्टार्ट हुआ था? ज्योतिबा फुले जी की बात कर रही। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजदायसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से संयोजन को पहचानिए। तो यहाँ पे बात करें तो प्रार्थना समाज
प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग 1867 में स्थापना किया था। यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई पत्रिका थी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, आपने बीपीएससी तैयारी में भी प्रश्न देखा है, तो गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से फेमस भी थे और लोकहितवादी नाम का अखबार भी निकालते थे। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, आप जानते ही हैं। इसके अलावा रहनुमाई मजदासन सभा नौरोजी फुरदोन जी, तो जो बी विकल्प है इस प्रश्न का वो एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा अवध किसान सभा के बारे में ध्यान रखिएगा। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र जी ने की थी, महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है बार बार, तो ध्यान रखिएगा। फिर अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो लगान का नकद में परिवर्तन, बहुत पहले प्रश्न पूछा गया था तो इसलिए इस टाइप का प्रश्न दिया गया। जनरली आपसे क्या पूछता है, तो किसने इसका नेतृत्व किया था, तो मदारी पासी ने नेतृत्व किया था एक आंदोलन का। कहाँ पे हुआ था, तो जो है अवध क्षेत्र में हुआ था, बाराबंकी, बहराइच, हरदोई, सीतापुर इस क्षेत्र में। फिर है स्वामी सहजानंद जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, तो स्वामी सहजानंद जी के बारे में आज हमने आपको बताया था कि किसान नेता थे। शॉर्ट्स के माध्यम से हमने आपको स्वामी सहजानंद जी से भी पहले स्वामी विद्यानंद जी के बारे में भी बताया। हमने आपको जो है उस शॉर्ट्स वाले वीडियो में हमने आपको दरभंगा किसान आंदोलन के बारे में भी जानकारी दी है जो आपके लिए नया था। तो विद्यानंद जी के बारे में और स्वामी सहजानंद जी के बारे में, ये कौन थे, तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। और हमने आपको ये भी बताया था कि 1929 में बिहार किसान प्रांतीय सभा, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। फिर आगे चलकर 1936 में 11 अप्रैल 1936 को इन्होंने जो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। हमने डिटेल में शॉर्ट्स में बात भी किया था, तो अगर आपने नहीं देखा वो शॉर्ट्स तो चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी है जैसे आपको सूटेबल हो। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो ये 1872 में किया गया था। तो भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ की गई थी, 1872 में। और पहली नियमित जनगणना जब पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1881, तो ध्यान रखिएगा। और 1872 को पहली जनगणना माना जाता है, 1881 को दूसरी माना जाता है। 2011 की जनगणना जो है वो 15वीं जनगणना है हमारी, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था, तो ये प्रश्न काफ़ी लोग कन्फ्यूज भी रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था 1877 में। 1858 का अधिनियम आया था, उसने बताया कि जो है अब भारत जो है अब मुकुट के अधीन होगा, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन साम्राज्ञी नियुक्त नहीं किया गया था। तो भारत की साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को कब नियुक्त किया गया, 1877 में। इसके लिए एक रॉयल दरबार लगा था, एक शाही दरबार लगा था। कब लगा था, तो लॉर्ड लिटन ने जो है 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन किया था और इस उपाधि की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी, तो स्वराज पार्टी की बात करें तो CR दास जी ने जो है ये बनाया था राज्य परिषदों में चुनाव में भाग लेने हेतु। लेकिन और इससे पहले जो गया का अधिवेशन हुआ था 1922 का, और 1922 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी CR दास जी ने। लेकिन जो है राज्य परिषदों में चुनाव में भाग लेने को लेकर मामला नहीं बन पाया, और जो स्वराजी थे और साथ में जो अपरिवर्तनवादी थे जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में थे, कांग्रेस का जो एक बड़ा धड़ा था, तो उसने अस्वीकार कर दिया था इनकी मांगों को, तो इसलिए इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था। फिर स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा कर दी थी गया अधिवेशन में ही, और फिर स्वराज पार्टी कब बना था, 1 जनवरी 1923 को। तो 1 जनवरी 1923 को स्थापना किया था CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था, तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे, तो उसी पर मामला आके अटका था। तो यहाँ पे आंसर है दलितों के लिए अलग नागरिक का दर्जा, तो ये नहीं होगा, क्या होगा, दलितों के लिए पृथक मतदान। तो दलितों के लिए पृथक मतदान इस प्रश्न का आंसर है। गांधी जी इस पर अड़ गए थे, गांधी जी ने मना कर दिया था कि एक बार हम झेल रहे हैं कि मुसलमानों को जो ब्रिटिश सरकार ने देके जो बांटो राज करो की नीति से लूटा है हमें, तो अब आगे नहीं होने देंगे, तो ये सब चीज़ें थी। फिर है प्रश्न बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ये भी प्रश्न बीपीएससी तैयारी में GS पार्ट में पूछा गया है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता जी ने। मुख्यतः साथ में इनके थे KT तेलांग और तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, वही तैयब जी जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ
इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है आनंद मोहन बोस के सहयोग से, आनंद मोहन बोस के साथ में मिलकर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना की थी, जिसको इंडियन एसोसिएशन भी बोला जाता था। आगे बढ़ते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ध्यान रखिएगा आनंद मोहन बोस का नाम भी चेक करना, अगर नहीं है तब तो ठीक है, अगर होंगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो यही इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी कांग्रेस के निर्माण से पहले। आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो ये किया गया था 1874 में। 1871 में इन्होंने सर्विसेज को ज्वाइन किया था, सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था। 1869 में भी इन्होंने क्लियर किया था एग्ज़ाम, लेकिन कुछ टेक्निक जो भी मामला था उस माना नहीं गया था। फिर उन्होंने दोबारा से एग्ज़ाम क्रैक किया 1871 में। तो ये दूसरे भारतीय थे भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले। पहले को आप जानते ही हैं सत्येंद्रनाथ ठाकुर जी या सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, और दूसरे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। 1874 में इनसे गलती हो जाती है और उसके लिए इनको हटा दिया जाता है। अच्छा ही होता है। 1876 में फिर इन्होंने जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना करते हैं, फिर आगे चलकर कांग्रेस में जुड़ जाते हैं और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो विकल्प यहाँ पे सही नहीं दिया गया। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में। तो ध्यान रखिएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। किसने किया था? तो ये भी ध्यान रखना, पूछा गया टीआरई में। तो बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। तो ध्यान रखिएगा रामास्वामी मुदायला का नाम आपको ध्यान नहीं रखना, बस 3 नाम आपको ध्यान रखना, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो 28 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में आयोजित हुआ था। 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना होती है और इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो वो एओ ह्यूम को माना जाता है। तो एओ ह्यूम जो है रिटायर्ड सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे, अंग्रेजी अधिकारी थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इनको जो है संस्थापक माना जाता है या पिता माना जाता है। और साथ में अध्यक्ष कौन थे इस पहले अधिवेशन के? तो ये बॉम्बे में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था 1885 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो WC बनर्जी थे। और इसके महासचिव कौन थे? तो महासचिव थे एओ ह्यूम। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक, सिविल सर्वेंट थे, जिनका नाम था एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में, बॉम्बे में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। और ये ध्यान रखिएगा तेजपाल संस्कृत पाठशाला। तो ध्यान रखिएगा तेजपाल संस्कृत कॉलेज या पाठशाला तो मुंबई में यहीं पे हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बोला जाता है, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादाभाई नौरोजी ने। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। फिर तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1887 में जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। आगे बढ़ते हैं। और इनकी बात करें दादाभाई नौरोजी जी की तो 1886 में, 1893 में, 1906 में 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एकमात्र अधिवेशन है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। तो ध्यान रखिएगा बेलगांव अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थी। कब बनी थी? तो कानपुर अधिवेशन में 1925 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है बांकीपुर में, बांकीपुर पटना में। और बांकीपुर यहाँ पे दिया गया तो बांकीपुर आपको आंसर मानना है, पटना नहीं मानना है। कई बार पटना भी दे देता है विकल्प में, लेकिन जो बेस्ट आंसर वो बांकीपुर। आप यहाँ पे सामने प्रश्न देख ही रहे हैं। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आर एन मुधोलकर जी थे। और ये पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का जो बिहार में हुआ था। तो बिहार में होने वाला प्रथम अधिवेशन था, तो इसलिए बार बार ये प्रश्न आपसे पूछता है। और ये आपको ये भी ध्यान रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो 27वां था। याद कर लीजिए, नहीं तो आपको जोड़ जानना पड़ेगा। 1885 में 27 जोड़ दीजिए, 1912 पहुंच जाएंगे आप। और ये कब हुआ था? 1912 में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में।
आगे बढ़ते हैं। और इसी अधिवेशन में जो है एव हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया था 1912 के अधिवेशन में। फिर किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो ये बोला था डॉक्टर एस एन सेन ने बोला था। आगे बढ़ते हैं। बीडी सावरकर के बारे में आप जानते ही हैं। डॉक्टर आरसी मजूमदार के बारे में ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा था ना तो भारतीय था ना स्वतंत्रता आंदोलन था ना पहला था, तो ना पहला था ना भारतीय था ना स्वतंत्रता आंदोलन था, तो डॉक्टर आरसी मजूमदार जी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? तो यहाँ पे विकल्प आपको 1925 होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया नहीं गया है। 1917 में जो है पहली महिला अध्यक्ष मिली थी, लेकिन 1925 में पहली भारतीय राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष मिल गई थी कांग्रेस की। एनी बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जब पूछेगा तो आंसर सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी जी ने लिखी है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। बाकी हमने आपको पहले और दूसरे मैराथन में मिला के जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने कवर करा दी। बाकी हम पुस्तकों वगैरह का आपको एक अलग लिस्ट दे देंगे शॉर्ट्स के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही उनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया था? तो ये सर सैयद अहमद खान का था स्टेटमेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इनके बारे में ध्यान रखिएगा। सर सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में, टीआरई में पूछा गया। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने शिव प्रसाद सिंह के साथ में मिलकर संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन याद रखिएगा, इसकी स्थापना की थी 1888 में। ये जो है और किस लिए किया था? कांग्रेस के एंटी में, कांग्रेस के विरोध में। आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते इसके शांति प्रिय निधन में इसका सहायक बन सकूं। तो कांग्रेस की डेड बॉडी ले जाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये हैं लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के बीच में बहुत ही बेकार आदमी थे, और ये इसी तरह इनके बेकार स्टेटमेंट्स भी रहते थे। इसके अलावा लॉर्ड डफरिन ने क्या बोला कांग्रेस को? तो कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था, फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला कांग्रेस को, राजद्रोहियों की संस्था बोला। इसके अलावा लॉर्ड डफरिन ने क्या बोला है? तो कांग्रेस को जो अल्पसंख्यक को जो है दर्शाने वाला दिखाया है कि जो है कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों को जो है दर्शाती है। कोई बहुत ज़्यादा लोग कांग्रेस में नहीं जुड़े हैं। तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी इन्होंने बोला है, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, और अल्पसंख्यकों के रूप में निरूपित किया है कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन ने। आगे बढ़ते हैं। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण है। गोपाल कृष्ण गोखले जी राजनीतिक गुरु थे किसके? तो राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे थे जब? अब ये प्रश्न भी काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है कि इसका आंसर सी क्यों नहीं रहा। तो ध्यान दीजिए कि वो एक लोकप्रिय शिक्षक बने, वो एक लोकप्रिय अखबार शुरू किए, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। यहाँ प्रश्न ऑप्शन दिया गया कि सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, तो अभियुक्त बनाते ही उनको लोकमान्य की उपाधि नहीं मिल गई थी, तो ये इसलिए गलत होगा। समझ गए आप? तो लोग जो है अभियुक्त बनते ही जब उनके ऊपर केस चल रहा तो उन लोकमान्य नहीं बन गए। लोकमान्य कब बने? जब वो जेल से बाहर आए हैं, 18 महीने की जेल काट के जब आए हैं तब जो है वहाँ से इनकी पॉपुलरिटी स्टार्ट होती, उसके बाद उनको लोकमान्य तिलक की उपाधि मिलती है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर है यहाँ पे इस प्रश्न का। समझ में आ गया होगा आपको। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुई थी, और ये हुआ था 15 अगस्त 1906 को। तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1906 को। और इस स्वदेशी आंदोलन में ध्यान रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न दे देता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किस आंदोलन के समय हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन के समय। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता? तो नरम दल का नेता कौन नहीं है यहाँ पे? तो तिलक जी जो है बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के नेता है। जो है एमजी रनाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरम दल के नेता हैं। इसके अलावा जो है इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी भी हैं। बाल गंगाधर तिलक, बाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, 4 लोग ध्यान रखिए ये गरम दल के थे, बाकी जो बचेंगे वो नरम दल के हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो शेरे पंजाब या पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को बोला जाता था, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत, ध्यान रखिएगा, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। सीक्रेट सोसाइटी था 1904 में। और एक किस पे आधारित था? तो मित्र मेला पे। मित्र मेला अभिनव जो है बीडी सावरकर ने स्टार्ट किया था। मित्र मेला 1899 में। तो मित्र मेला 1899 में स्टार्ट किया था बीडी सावरकर जी ने। और इसके अलावा 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1906 में किया था बीडी सावरकर जी ने। तो ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। 1899, फिर 1904 में भारत में, देन 1906 में इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। तो 30 अप्रैल 1908 डेट भी आपको याद रखना है। और इसके नायक कौन थे? तो जो है इसके नायक थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। किस पे बम फेंका था? किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया था। दुर्भाग्य से जो है 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दी गई थी। क्लियर है आपको? प्रश्न भी पूछा गया था इस बार। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द हिंदू ये था, बंगाली भी था सूर्यनाथ बनर्जी जी का, मराठा है ये, मराठा आप देख पा रहे हैं। तो ये तिलक ने स्टार्ट किया था मराठा। और तो जो है यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। आगे बढ़ते हैं। द हिंदू की बात करें तो द हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के थे बाल गंगाधर तिलक जी। बंगाली सूर्यनाथ बनर्जी, बहुत महत्वपूर्ण है। और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? तो हिंदू पैट्रियट नामक अखबार का संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, महत्वपूर्ण है। फिर प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन, ध्यान दीजिए, सूर्यनाथ बनर्जी। अब जो बहुत जल्दी में होते हैं लगा के आगे बढ़ जाते हैं, देखते भी नहीं कि बगल में आनंद मोहन बोस भी दिया गया है। तो ये आपको गलती एग्जाम में नहीं करनी है। तो ध्यान रखिएगा, आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन गलत करते हैं। आप कितने भी इफिशियंट हो, अगर आप बहुत तेज चलते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखते हैं करने के चक्कर में, तो 10 से 15 क्वेश्चन आप गलत कर जाते हैं। और एग्जाम में होता क्या है कि जो चीज़ आप पहली बार में सोचते हो, आपका माइंड दोबारा वही चीज़ आपको सोचाता है, तो दोबारा वही गलती आप कर जाते हो। जो पहला सोचा था आपने, दोबारा भी वही सोचते हो, तो ये गड़बड़ होता है। तो इसलिए आपको ध्यान से प्रश्न पढ़ना है, ताकि वहाँ से जो आपकी प्रोसेसिंग हो वो सही हो। तो इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर है? 1876 में हुआ था। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो साइमन कमीशन को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। और ये 7 मेंबर कमीशन था, सभी लोग श्वेत थे, श्वेत कमीशन था एक हिसाब से। और बात करें तो 1927 में इसको स्थापित किया गया था। 1928 में ये पहुंचा था, 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा था। वहाँ से इनका स्वागत काले झंडों से होना स्टार्ट हुआ। और इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन के विरोध जो बिहार में किया गया विरोध, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था, उसका जो आंदोलन चला था बिहार में, उसका नेतृत्व किया था अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। तो ध्यान रखिएगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी ने जो है, तो ध्यान रखिएगा अनुग्रह नारायण ही नाम इनका। तो अनुग्रह नारायण ने जो है साइमन कमीशन का विरोध जो कर रहे थे, उनको नेतृत्व प्रदान किया था बिहार में। इसके अलावा जो है आप श्री कृष्ण सिंह जी के बारे में ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह जी ने जो है स्वराज दल की स्थापना की थी। स्वराज दल गठित किया था कहाँ पे? बिहार में, स्वराज पार्टी की तर्ज पर। आगे बढ़ते हैं। 1920 के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल की जो है शुरुआत किसने की थी? और यह प्रश्न है हिंदुस्तानी सेवा दल, तो NS हॉर्डिकर है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। किसान क्या करे किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की पुस्तक है किसान क्या करे। तो किसानों से संबंधित काफ़ी इन्होंने लेख भी लिखे हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 27वां सम्मेलन 1912, अध्यक्ष थे RN मुधोलकर जी। कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर में, बिहार में पहला जो है सम्मेलन था। दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? लगे हाथ देख लेते हैं। तो दूसरा सम्मेलन हुआ था 1922 में। बिहार में कांग्रेस का होने वाला दूसरा सम्मेलन था 1922 में, गया अधिवेशन। अध्यक्षता की थी CR दास ने, जिनको देशबंधु के नाम से जाना जाता है।
मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो आंसर है मजरुल हक। मौलाना मजरुल हक ने मदरलैंड नामक पत्रिका प्रकाशित की थी। बहुत महत्वपूर्ण है बिहार स्पेशल के हिसाब से, तो ध्यान रखिएगा। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना, ध्यान रखिएगा, 1927 में। बिहार स्पेशल प्रश्न है, आज हमने आपको क्विज में भी ये प्रश्न दिया है, तो वहाँ पे आप जाके अटेम्प्ट कीजिएगा। वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाएगा कि इसके संस्थापक कौन थे। तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में। साथ में हमने आपको पाटलिपुत्र युवक संघ भी बताया है क्वेश्चन के माध्यम से, तो आप वो भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो आप जो है बीपीएससी टीआरई के हिसाब से आप कितना भी कठिन आयोग पेपर बना देगा, जीएस के पेपर आपको जो हमने अभी तक पढ़ाए हैं काफ़ी हद तक प्रश्न आपको वहाँ से मिल जाएंगे, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। तो इसलिए आप ज़्यादातर उसको रिवाइज कीजिए। अब नई जगह पे जाके अलग अलग इधर उधर सोर्सेस से अब नया नया पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी को कंसोलिडेट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था, तो आंसर है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम कामा भी बोला जाता है इनको, भारतीय क्रांति की जननी इनको कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था, जहाँ पे इन्होंने भारतीय स्वाधीनता का प्रथम झंडा फहराया था। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा गया है कि विदेश में पहली बार भारतीय स्वाधीनता का झंडा किसने फहराया था? तो आंसर है मैडम भीकाजी कामा। आगे बढ़ते हैं। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टटगार्ट जर्मनी में। फिर है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो आंसर वही हो जाएगा स्टटगार्ट में, कई बार पूछा गया बीपीएससी में। फिर है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो लंदन में हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो नोट्स दिया है पूरा डिटेल में इनके बारे में बताया है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इनका द सोशलॉजिस्ट करके इनका अखबार भी है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस के संस्थापक थे, बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित। और द इंडियन सोशलॉजिस्ट नाम का अखबार भी ये चलाते थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस की स्थापना भी की थी इन्होंने। यहाँ आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो यह कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है उदारवादी नेता थे और बंगाल विभाजन के विरोध में इन्होंने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक बम की तरह गिरा है। अगला प्रश्न है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को, फिर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो ये रद्द होने की घोषणा कब की गई थी? 1911 में। तो 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था, तीसरा दिल्ली दरबार था। 1877 में पहला दिल्ली दरबार था, 1903 में दूसरा था और 1911 में तीसरा था। 1903 वाला उतना महत्वपूर्ण नहीं, तो इसलिए आप पढ़े नहीं हैं। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार था और इस दिल्ली दरबार की खासियत ये भी थी कि राजा रानी भी आए थे इसमें पहली बार भारत में। तो ये रद्द किया गया था 1911 में। और साथ में ये भी बोला गया कि जो दिल्ली ट्रांसफ़र की जाएगी राजधानी, तो राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की भी बात हुई थी 1911 में। आगे बढ़ते हैं। और साथ में जो है उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग करने की भी बात की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा और बिहार को बंगाल अलग करने की बात की गई थी। और फाइनली जो है 22 मार्च 1912 को बिहार जो है उड़ीसा के साथ में अलग हो गया बंगाल से, इसलिए हम 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। फिर जो है 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से जो है उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया, तो इसलिए हम 1 अप्रैल 1936 के हिसाब से 1 अप्रैल को हम उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाते हैं। तो ये फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। 22 मार्च को बिहार दिवस और 1 अप्रैल 1936 के हिसाब से 1 अप्रैल को हम उड़ीसा दिवस मनाते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा रहेगा, ये किसने कहा था? तो W हंटर थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आवर इंडियन मुसलमान्स। तो ध्यान रखिएगा, आवर इंडियन मुसलमान्स किसने पुस्तक लिखी है? आवर इंडियन मुसलमान्स, तो ये लिखी है W हंटर ने और इसमें इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। तो द इंडियन मुसलमान पुस्तक इनकी ध्यान रखिएगा W हंटर जी की। फिर किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी और ये कहाँ हुआ था? तो कानपुर में। तो ध्यान रखिएगा। और इसके संस्थापक कौन थे? तो सचिन नाथ सान्याल,
रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी। बस 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो संस्थापक सदस्यों में सचिन सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी 3 लोग थे। फिर धीरे धीरे सब जुड़ते गए। फिर अब बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा यहाँ पे आपको 19 जुलाई डेट दिया गया है यहाँ पे। तो और 20 जुलाई सर्वमान्य डेट है, तो ध्यान रखिएगा 20 जुलाई सबसे ज़्यादा माना जाता है। अब यहाँ पे 19 जुलाई अगर आयोग ने माना है तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 19 के साथ में आपको 20 कभी नहीं दिया जाएगा, जैसे इस प्रश्न में नहीं दिया गया है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जब आपको 19 जुलाई दिया रहेगा तो आप 19 जुलाई मान लीजिएगा। अगर 20 है तो आपको 20 ही मानना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया भी गया है कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ये फिर और घोषणा 20 जुलाई को, कुछ स्रोतों में 19 जुलाई भी है, लेकिन जो औपचारिक घोषणा 20 जुलाई को हुई थी, तो 20 जुलाई ज़्यादा बेटर है इसलिए। और बाकी आप प्रश्न जैसा आएगा उसी हिसाब से आपको करना रहेगा। तो आपको मैंने समझा दिया इस प्रश्न को। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा जी थे। मदन लाल ढींगरा जी थे, इन्होंने हत्या की थी करजन वायली की। और कब किया था? तो 1909 में। तो करजन वायली की हत्या 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा ने किया था। फिर अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट थी ये किसका आधार बनी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का। 1917 में आया था। क्या आया था? तो मॉन्टेग्यू की घोषणा आई थी और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है फिर फाइनली भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी और प्रांतों में द्वैध शासन इसी से लागू किया गया था। फिर न्यू लैम्प्स फॉर ओड नामक जो पुस्तक है, ये लेख श्रृंखला किससे संबंधित है? तो इन लेखों का लेख कौन है या पुस्तक किससे संबंधित? तो न्यू लैम्प्स फॉर ओड, अरविंदो घोष के बारे में हमने आपको जानकारी दिया है। तो वहाँ पे हमने बताया भी है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अरविंदो घोष ने। फिर 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी मेरठ से। कब प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857। और मेरठ में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो चौधरी कदम सिंह जी ने। तो चौधरी कदम सिंह ने पहला जो है यहाँ पे दिया था नेतृत्व। आगे बढ़ते हैं। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किसान सभा थी, किसान सभा थी बंगाल में, उसी ने जो है स्टार्ट किया था तेभागा आंदोलन। तो तेभागा आंदोलन किसान सभा के द्वारा, किसान सभा के नेतृत्व में बंगाल में 1946 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें सिफारिश था कि फ्लाइट कमीशन एक आया था, फ्लाइट कमीशन, और लगान की दर को 1/3 करने के लिए संघर्ष था कि पहले 1/2 लिया जाता था। सोचिए 50% यहाँ पे टैक्स लिया जा रहा है, तो 1/3 करने के लिए संघर्ष था ये, इसलिए 3 भागा तेभागा बोला जाता है। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। तो वो कौन थे? तो यहाँ पे आंसर है सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। तो ये इसके जो है सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं, उतने महत्वपूर्ण नहीं है, बीपीएससी प्री के हिसाब से ठीक है। फिर आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। कब की थी? 1875 में। डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने। महत्वपूर्ण है। तो पूना सार्वजनिक सभा 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने। आगे बढ़ते हैं। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर ने की थी। डिस्कस कर ही चुके हैं हम ऑलरेडी। 1899 में मित्र मेला, 1904 में अभिनव भारत, फिर 1906 में लंदन में अभिनव भारत। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन जो है ये नकदी फसल के विरोध में था। नकदी फसल, कैश क्रॉप जिसको इंडिगो क्रॉप, नील की खेती, 3 खटिया पद्धति जो वहाँ के 3/20 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य था। आगे बढ़ते हैं। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी यहाँ पे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, तो जयप्रकाश नारायण थे महासचिव थे, आचार्य नरेंद्र देव जी अध्यक्ष बने थे। तो जो है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, इसको बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोला जाता है। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, ध्यान रखिएगा। प्रश्न एक बार फिर से देख लें। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, और आंसर है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जी। आगे बढ़ते हैं। और राम मनोहर लोहिया भी इस पार्टी जो है इससे जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता के गठन किसने किया था? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। नेपाल में यह स्थान पड़ता है। आगे बढ़ते हैं।
किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड है यहाँ पर, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो ये जो है स्टेटमेंट दिया था, महात्मा गांधी जी से संबंधित यह स्टेटमेंट है। और इन्होंने ये जो स्टेटमेंट है, इनकी जो जीवनी है, तो इनके जीवनीकार है लुईस फिशर। लुईस फिशर ने महात्मा गांधी जी की जीवनी लिखी है और उसमें वहाँ से ये चीज़ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको जाके जीवनी नहीं पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका काम हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक नेताओं में बात करें तो एचएसआरए की जो स्थापना कब हुई है? वापस से 1928 में। एचआरए की स्थापना 1924 में हो गई थी, एचएसआरए की स्थापना 1928 में। भगत सिंह थे साथ में जो है संस्थापक सदस्य थे। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हुआ था। फिर प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो बिस्मिल अजीमाबादी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल अलग व्यक्ति हैं, तो ध्यान रखिएगा वो नहीं है। तो बिस्मिल अजीमाबादी ने इन पंक्तियों को लिखा है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। फिर प्रश्न, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो आपसे डेट पूछा गया बीपीएससी तैयारी में कई बार, तो मैच करने के लिए या एक सीक्वेंस में रखने के लिए। तो 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी हुई थी। 29 से 31 मार्च जो कराची अधिवेशन हुआ था। इससे पहले 5 मार्च को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा थे। और किसने किसने फेंका था? तो ये भी आपसे पूछा गया था इस बार परीक्षा में, जो आपको हेडमास्टर और टीचर वाला पेपर देखना आपने। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो ध्यान रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। अनुशीलन समिति क्या था? तो क्रांतिकारी संगठन था। और अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुआ है। 1902 में सतीश चंद्र बसु और परमनाथ मित्र ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर अनुशीलन समिति के संस्थापक पूछेगा तो सतीश चंद्र बसु का नाम दिया जाएगा और परमनाथ मित्र का नाम दिया जाएगा। इसके अलावा जतिनाथ बनर्जी का भी दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये प्रश्न आपका बीपीएससी तैयारी में भी रिपीट हुआ था। तो इसीलिए आपको जो महत्वपूर्ण सवाल है बस आपको वही करके जाने हैं और इसके अलावा और कोई प्रश्न आपको नहीं जाने। 550 सवाल है, उस जब 200 से आपका काम हो जाना तो आप बीपीएससी प्री के 500 सवाल क्यों देखें। इसके बाद फिर बीपीएससी तैयारी के सवाल बचेंगे और इस बार हम बीपीएससी तैयारी के पीजीटी तक के मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल आपको करा देंगे। जो आपके काम के हैं वो हमने रह गया था नहीं कराया, तो हम करा देंगे एग्जाम से आपका पहले। तो सचिनंद सान्याल, तो ध्यान रखिएगा सचिन नाथ सान्याल या सचिन सान्याल बोला जाता है इनको। तो इन्होंने अनुशीलन समिति की एक शाखा जो है पटना में स्थापित की थी 1913 में। आगे बढ़ते हैं। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो चटगांव शस्त्रागार धावे से सूरसेन संबंधित है। इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है और हमने आपको एकलव्य मैराथन में इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया भी है। और सूरसेन ने जो है बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी अलग है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूरसेन ने की थी। मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे। और इनके साथ में जो कुछ महिलाएं थी जिनका यहाँ पे ध्यान रखना आपको, तो प्रीतिलता वाडेकर, साथ में कल्पना दत्त, ये महत्वपूर्ण दो महिलाएं महत्वपूर्ण थी। 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी और जो है चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया था। और लास्ट में जो है 16 फरवरी 1933 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, मुकदमा चला था और 1934 में इनको फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पड़ता है? तो यूएसए में पड़ता है। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष पूछ रहे हैं, यानी जब स्थापना हुई तब अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना। पूछा गया प्रश्न, सोहन सिंह भाखना थे। और गदर पार्टी के अगर संस्थापक पूछे कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो लाला हरदयाल। और अगर दोनों लोग रहेंगे, सोहन सिंह भाखना भी रहेंगे, तो गदर पार्टी के संस्थापक में दोनों नाम हो जाएंगे, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना भी। और जब स्थापना हुई है 1913 में, तो अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना जी। आगे बढ़ते हैं। और गदर पार्टी का अखबार था, गदर के नाम से था और ये उर्दू में स्टार्ट किया गया था, बाद में अलग अलग भाषाओं में आया था। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में। और डेट आप ध्यान रख सकते हैं, वैसे पूछा नहीं जाएगा, अभी तक तो नहीं पूछा गया, 21 अप्रैल 1913 को। आगे बढ़ते हैं।
1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है, चित्तरंजन दास, CR दास, देशबंधु CR दास। और गया अधिवेशन की खास बात क्या थी? तो उराव जनजाति आई थी, उराव जनजाति आई थी। और उराव जनजाति ताना भगत आंदोलन से भी जुड़े थे। और उराव जनजाति के नेतृत्व के कौन कर रहा था इस अधिवेशन में, 1922 के अधिवेशन में? तो गुलाब तिवारी के नेतृत्व में उराव जनजाति यहाँ पे आई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1916 में चंपारण के नील किसानों का मुद्दा राजकुमार शुक्ला जी लेके गए थे। और इसके बारे में हमने आप पे डिटेल से बात भी किया है। प्रताप अखबार के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी थी, जिसके बारे में आपने शायद कहीं पढ़ा ना हो। तो प्रताप अखबार के बारे में हमने जानकारी दी थी कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी का अखबार था, कानपुर से चलता था ये। और इसके संवाददाता थे पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने कई सारे लेख लिखे थे, जहाँ पे उन्होंने जो चंपारण के किसान थे उनकी दुर्दशा का वर्णन किया था। और उन्हीं लेखों से प्रभावित होकर गांधी जी चंपारण गए थे। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे राजकुमार शुक्ला जी। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था? तो चौकीदारी कर देने से मना किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नमक सत्याग्रह जब स्टार्ट हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को बिहार में स्टार्ट हुआ। चंपारण में बिपिन बिहारी वर्मा ने नेतृत्व प्रदान किया। फिर जो है जैसे जैसे हम दक्षिण पूर्व बिहार में जाने लगे, जैसे सारण, मुंगेर, तो ये सारण और इसके अलावा भागलपुर, तो सारण, भागलपुर, मुंगेर इन क्षेत्रों में चौकीदारी कर देने से इनकार करने का आंदोलन चला, यानी चौकीदारी कर नहीं दिया जाएगा। तो ये कहाँ हुआ था? तो स्पेशली भागलपुर में हुआ था। भागलपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? सारण में भी हुआ था महत्वपूर्ण रूप से। भागलपुर में इसका नेतृत्व किया था महादेवलाल सराफ जी ने। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया। तो महादेवलाल सराफ ने चौकीदारी कर न देने का जो आंदोलन था भागलपुर में लीड किया था। आगे बढ़ते हैं। और ये कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। फिर है सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने 1940 में माइकल ओडायर को मारा था। तो ध्यान रखिएगा, वो माइकल ओडायर वो नहीं है जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। गोली चलाने का आदेश दिया था इस जनरल डायर ने। तो माइकल ओडायर जो है उस समय जो है कांग्रेस मतलब जो क्या थे ये, तो अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे, वहाँ पे मौजूद नहीं थे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे। तो इसलिए इनकी हत्या कर दी थी मार्च 1940 में। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। कई बार प्रश्न रिपीट हुआ। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया फॉर इंडियंस, ध्यान रखिएगा, CR दास ने इंडिया फॉर इंडियंस नाम की पुस्तक लिखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये सब हमने आपको बताया, लाला लाजपत राय जी। तो लाला लाजपत राय जी अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रों का संपादन भी किया था। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक जी से जुड़े हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये थे दादा भाई नौरोजी जी। और इसी में जो है पहली बार जो है स्वराज संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ध्यान रखिएगा नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। और आगा खान के नेतृत्व में, तो ध्यान रखिएगा 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिमों को शिमला प्रतिनिधि मंडल, तो आगा खान शिमला प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। और नवाब सलीमुल्लाह खान ने जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया था। और बाद में सभी लोग आके जुड़ भी गए थे। आगे बढ़ते हैं। और आगा खान इसके प्रथम अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो ध्यान रखिएगा नवाब सलीमुल्लाह खान जो है इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। और आगा खान जो है शिमला जो डेलीगेशन गया था, शिमला प्रतिनिधिमंडल, वो किसके पास गया था? तो उस समय के जो वायसराय थे उनके पास गए थे, तो उनसे संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया? तो ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको जो है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, मॉर्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसी की वजह से जो है पृथक निर्वाचन देने की वजह से मिंटो को क्या बोला जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भारत में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्थापित किया ही था, संस्थापक थे।
अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट जी सितंबर 1916 में मद्रास में थी। तिलक जी ने पूना में अपना सेंटर स्थापित किया था। तो बात करें टी.एस. आलकाट, ये तो बहुत पहले के हैं और किससे जुड़े हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी थे, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं ये, तो इससे जुड़े नहीं हैं, तो यही आंसर हो जाएंगे हमारे। और एम सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट जी से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था, तो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 में आया था। आगे बढ़ते हैं। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी, तो ये आंसर है सिस्टर ऑफ एपिस्टोमोलिक कार्मेल। और यही प्रश्न आपसे पूछ लिया था बीपीएससी तैयारी में कि पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो वर्ष वहाँ पूछा गया था, तो आंसर वहाँ 1940 था। आज हमने आपको बिहार स्पेशल में पटना स्पेशल भी दे दिया है। पटना स्पेशल में पटना में जितने भी संस्थान हैं हमने आपको सब कुछ दे दिया है, तो आप जाके क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा क्विज में। यहाँ पे इसलिए भी हम आपको बता नहीं रहे हैं। फिर इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था, तो ये थे रेडक्लिफ रेखा भी बोलते हैं, रेडक्लिफ सीमा भी बोलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। आगे बढ़ते हैं। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, तो महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी होल्ट मैकेंजी ने। तो ध्यान रखिएगा होल्ट मैकेंजी का संबंध महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली से है। आगे बढ़ते हैं। और महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली में कई सारे गांवों को एक कर दिया जाता था और उनको संयुक्त रूप से जो है लगान देना पड़ता था। लगान मूवी जो बनी थी आमिर खान वाली, वो इसी कहानी पे आधारित थी। जिस क्षेत्र का वहाँ पे दिखाया गया था लगान मूवी में, वो जो है महालवाड़ी व्यवस्था को ही दर्शाता था। फिर 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था, तो 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था, कांग्रेस सोशलिस्ट के नाम से इनका अखबार चलता था। कांग्रेस सोशलिस्ट के नाम से बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अखबार चलता था, जिसके जो एडिटर थे, संपादक थे, राम मनोहर लोहिया जी थे। तो ये फैक्ट एक्स्ट्रा है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात आएगा तो जयप्रकाश नारायण और जो है फूलन प्रसाद वर्मा, ये 2 एक्सेप्टेड रहता है। बाकी और भी लोग थे, लेकिन आपसे जो पूछा जाता है तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा जी। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे, तो आपको पता है जयप्रकाश नारायण जी लोक नायक के नाम से जाने जाते थे। इसके अलावा जो है जन नायक किसको बोला जाता है, तो जन नायक आप कमेंट करके बताइए। तो लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते हैं। और 5 जून 1974, ध्यान रखिएगा, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था, तो 12 अप्रैल 1946 को। हमने आपको क्विज में भी प्रश्न दिया था, तो जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था, तो जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में मनाया गया था, 12 अप्रैल 1946 एग्जैक्ट डेट। लाहौर के किले से, लाहौर जेल था पूरा वो, लाहौर के किले से इनको रिहा करने पर मनाया गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित थे, तो 1938 में और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी चुने गए थे। हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में, फिर त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में भी चुने गए, लेकिन सीतारामैया जी को, पट्टाभी सीतारामैया जी को हरा दिया था, अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन 1939 में इस्तीफा दे दिया था। फिर इनके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने थे। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी, तो 1901 में लॉर्ड कर्जन ने इसकी स्थापना की थी। और इसका कारण क्या था, तो जो देशीय जो राजा लोग के पुत्र थे, सामंतों के पुत्र थे, उनको सैनिक शिक्षा का प्रबंध करने के लिए इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1901 में लॉर्ड कर्जन ने की थी, क्योंकि 2017 में पूछा गया, तो ध्यान रखिए। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था, महत्वपूर्ण सवाल है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 1927, ध्यान रखिएगा। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो सीमांत गांधी के नाम से या सरहदी गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान जी जाने जाते हैं। और इनके बारे में आपको पता है ऑलरेडी कि इन्होंने जो है खुदाई खिदमतगार नामक समूह बनाया था, जिसको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। और 1930 में इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रोविंस क्षेत्र में इन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था उस क्षेत्र में। और ये गांधीवादी स्वभाव के व्यक्ति भी थे। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है, तो नाउ और नेवर जो पैम्पलेट है रहमत अली ने लिखा है। और इसमें इन्होंने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहली बार। तो पाकिस्तान नाम का जो
शब्द है पाकिस्तान शब्द का, ये माना जाता है कि रहमत अली ने दिया था नाउ और नेवर पैम्पलेट के माध्यम से। और 22 मार्च 1940 को, 22 से 24 मार्च को मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था और 23 मार्च 1940 को जो है लाहौर अधिवेशन पास हुआ था। तो पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था कब? इसमें लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च 1940 को। तो ध्यान रखिएगा 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था। पूछा गया प्रश्न आपसे बीपीएससी टीआरई में, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वही 1940, 23 मार्च 1940। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो 2022 में पूछा गया, आंसर है ब्रह्मदत्त। पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू जी, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। आगे बढ़ते हैं। 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था, पहले सत्याग्रही थे। 17 अक्टूबर 1940 डेट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो फिर वही है, विनोबा भावे जी थे। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की थी? तो आपको पता भी है, महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को आह्वान किया था कि आप लोग सेना में बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, ब्रिटेन को हमारी ज़रूरत है। और वो इस उम्मीद में थे कि आगे चलकर हमें जो है रियायतें दी जाएंगी, तो रियायतें तो नहीं दी गई। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? तो हमने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के बारे में बात किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तकें हमने बात भी किया आपसे, जैसे बापू के जो है चरणों में। इसके अलावा बिहार कुछ यादें करके हैं, सम रेमिनेंसेस करके, वो भी पुस्तक कई बार परीक्षा में पूछी गई, तो हमने सब डिस्कस किया है पहले और तीसरे एपिसोड में एकलव्य सीरीज़ के। फिर है बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो बंगाल प्रांत के साथ में बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो ये बहुत पहले 1733 में हुआ था। CDPO 2022 में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1912 तो बार बार पूछता है, लेकिन हो सकता है पूछ ले कहीं किसी पेपर में। तो 1733 में बंगाल प्रांत और बिहार प्रांत को एक कर दिया गया था। 1912 में बिहार प्रांत बंगाल प्रांत से अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ये थे दरभंगा के राजा। दरभंगा के राजा ने योगदान दिया था। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो यहाँ पे जो है नगर के जो अधीनस्थ नागरिक थे, यानी जो सीनियर मतलब जो सिटीजन्स थे, तो नगर के जो अधीनस्थ नागरिक थे, उन्होंने 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन किया था। और यहाँ पे क्या हुआ था? तो WG आर्चर ने जो है छात्रों पर गोली चलाने का आदेश भी दिया था। तो ये भी प्रश्न आपसे TRE में पूछा गया है। तो WG आर्चर ने जो है गोली चलाने का आदेश भी दिया था और इसमें 7 छात्रों की मौत हो गई थी। फिर है प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व यहाँ पे जो है किसी ने नहीं किया था। यहाँ पे ऑप्शन किसी ने नहीं माना गया, क्योंकि आंदोलन स्टार्ट जिस दिन हुआ है उसी दिन सब लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 9 अगस्त 1942 को सभी लोग गिरफ्तार, जो सभी महत्वपूर्ण नेता तो गिरफ्तार कर लिए गए। तो नेतृत्व तो कोई कर ही नहीं रहा था, सब अंडरग्राउंड लीडर्स ही काम कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तो 9 अगस्त 1942 को। तो ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। और ये आपको स्थान भी ध्यान रखना है, तो ग्वालियर टैंक बॉम्बे, ग्वालियर टैंक बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? तो करो या मरो का जो नारा था ये गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पे, भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, जिन्होंने साइमन गो बैक का भी नारा दिया। तो साइमन गो बैक और भारत छोड़ो यूसुफ मेहर अली। करो या मरो का नारा दिया है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो आगा खान पैलेस में। ध्यान रखिएगा आगा खान पैलेस में गांधी जी को कैद किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो खुफिया रेडियो की बात करें तो ये प्रारंभ किया था उषा मेहता जी ने। इनके ऊपर एक मूवी भी आई है, देख सकते हैं आप जब भी टाइम मिले। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो इनको भेजा गया था बांकीपुर जेल। तो ध्यान रखिएगा बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था।
1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, भाग लिए थे, निकल गए थे वहाँ से चालाकी से? तो दीपावली के दिन। तो ध्यान रखिएगा दीपावली के दिन 9 नवंबर 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए थे? तो हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण जी 9 नवंबर 1942 को। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो देख रहे हैं 2022 में पूछा गया, बीपीएससी तैयारी में भी पूछा गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना पहले हुई है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ये हुआ 8 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन कब आया है? तो मार्च 1942 को। मार्च 1942 को। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेबल का आगमन, तो ये तो 1943 की बात है। तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव ये पहले आएगा। तो घटना कौन सी पहली हुई होगी? मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन। आगे बढ़ते हैं, साथ में कैबिनेट मिशन ये मिशन प्लान आपको पता है कब आया है? 1946 में आया है। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूलाबाई देसाई नेतृत्व कर रहे थे इन वकीलों का। आईएनए का मुकदमा चल रहा था। आगे बढ़ते हैं, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, तो आपको डेट याद रखना है कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ पे की गई थी? सिंगापुर में। तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के निर्माण की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। और साथ में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का भी गठन की बात है, तो यही डेट हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। फिर 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, कहाँ पे? तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया बीपीएससी तैयारी में, सिंगापुर में आई थी। अगला प्रश्न है, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो ये भी हमने आपको बताया था कि डॉक्टर मोहन सिंह संस्थापक थे आईएनए के। तो इंडियन नेशनल आर्मी इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर मोहन सिंह। और 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व ग्रहण किया था, नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन स्थापना किसने की थी? तो मोहन सिंह ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम जो है स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछे फॉरवर्ड समाचार पत्र, हमने आपको पढ़ाया है, फॉरवर्ड अखबार अगर पूछ ले तो फॉरवर्ड समाचार पत्र सीआर दास जो सुभाष चंद्र बोस जी के भी गुरु हैं। तो सीआर दास जी जो कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, तो उन्होंने फॉरवर्ड अखबार स्टार्ट किया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो नेताजी उनको जर्मनी में प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा नेताजी के नाम से कब वो जाने लगे? जब वो जर्मनी में थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन में भी साथ रहे? तो ये सीलभद्र याजी थे। तो ध्यान रखिएगा सीलभद्र याजी जो इनके साथ में थे। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? तो निकोबार द्वीप को इन्होंने स्वराज द्वीप बोला था। और इसके अलावा जो है अंडमान द्वीप को इन्होंने शहीद द्वीप बोला था। अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन तो इस समय तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। 24 मार्च 1946 को आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। हमने कई बार बात किया है, पॉलिटी में भी बात किया। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है भारत सचिव इसके अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं, और अन्य सदस्य क्रिस्टोफर क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सर पैथिक लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं, सर पैथिक लॉरेंस ने अध्यक्षता की थी। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो स्टोफर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर थे, रैमजे मैकडॉनल्ड नहीं थे। तो रैमजे मैकडॉनल्ड नहीं थे, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य बेबल नहीं थे इस बार, एबी अलेक्जेंडर हैं, स्टोफर्ड क्रिप्स हैं, पैथिक लॉरेंस हैं। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद जी। 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो इसीलिए इनको जिम्मेदारी दी गई थी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद जी नहीं थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। तो ध्यान रखिएगा जेबी कृपलानी थे, और 1946 तक ही थे अबुल कलाम आज़ाद जी, और 1947 में जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ध्यान रखिएगा कि जब भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे विभाजन के समय? तो जेबी कृपलानी।
नवंबर 1947 तक अध्यक्ष बने थे। फिर आगे बढ़ते हैं, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। राजेंद्र प्रसाद जी ने जेबी कृपलानी के पद छोड़ने के बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार नाम जो है अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, महत्वपूर्ण है तो ध्यान रखिएगा, तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार स्टार्ट किया था। क्रांतिकारी नेचर के थे। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन चिरोल का बुक है, तो वैलेंटाइन चिरोल या वैलेंटाइन सिरोल, और इन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक को इस पुस्तक में भारत में अशांति का जन्मदाता भी कहा है। आगे बढ़ते हैं, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी की भी ये भी पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से इंडियन नेशन अखबार निकलता था। कब? 1931 में। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह निकालते थे इसको, मतलब इसके मालिक थे। आगे बढ़ते हैं, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने साल की जेल हुई थी? तो ये हुई थी कुल 6 साल की, 8 से 14, 6 साल की जेल हुई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, तो स्वतंत्र भारत में पहले जो गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी जी, प्रथम भारतीय। और सी राजगोपालाचारी की बात करें तो इन्होंने 1959 में जो है कांग्रेस छोड़ दिया था और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। तो ये भी बीपीसीटीआरई में पॉलिटी में पूछा गया था। तो 1959 में कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी सी राजगोपालाचारी ने। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं? तो बहुत अच्छे से आपको पता है, गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी जाने जाते हैं। अंतिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान जी थे। और कहाँ से थे? तो मुस्लिम लीग से थे ये। और सरदार पटेल के पास गृह मंत्रालय था। आगे बढ़ते हैं, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता को और उनके मंत्रिमंडल को लोगों के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे या आरक्षित छोड़ देंगे। तो वर्ष 1946 में किसने कहा था? तो ये कहा था सरदार पटेल ने। आगे बढ़ते हैं, सरदार पटेल उस समय जो है उनका सारा जो फोकस था लगा हुआ था कि कैसे प्रांतों को एक करना है और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको कैसे एक करना भारत में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास में कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था इनके पास में। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास था। वित्त मंत्रालय को पता ही है। गृह मंत्रालय भी आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो बाबू जगजीवन राम जी। तो बाबू जी के नाम से कौन जाना जाता है? जगजीवन राम जी, और ये श्रम मंत्री थे। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। उतना महत्वपूर्ण नहीं है बीपीएससी के आने के हिसाब से कि अगर पूछा जाएगा। फिर फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी बोला जाता था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो ये चुना गया था दिसंबर 1946 में। और डेट कब है? 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को आपको पता है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? तो बंगाल के विभाजन के विरोधी आंदोलन के रूप में स्वदेशी आंदोलन आया था। आगे बढ़ते हैं, भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। आगे बढ़ते हैं, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी? तो ये कब हुआ था? 1912 में। तो ध्यान रखिएगा 1912 में राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। 1911 में अनाउंसमेंट हुआ था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आनंद मठ नाम की जो इनका था उपन्यास उसी से प्रेरित था। आनंद मठ से ही जो है किसका उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की थी? तो जनरल मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, जनरल मोहन सिंह। और मोहन सिंह जी जो है वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आईएनए की स्थापना की थी। फिर उन्होंने जो है आईएनए को सुपुर्द कर दिया था सुभाष चंद्र बोस जी के हाथों में कि ज़्यादा बेहतर इंसान है वो। फिर 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे 1899 से 1905 के बीच में।
आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी को प्लेटफॉर्म मिला था ऑल इंडिया लेवल पे फेमस होने का, तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह से उनको फेमस हो गए थे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ था? तो कांग्रेस से अलग हुए थे कुल मिला के। तो बस वही बात है कि कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को। और गठन किसने किया था? तो जो है मोतीलाल नेहरू जी ने और चित्तरंजन दास जी ने मिलकर। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लाथ की, और साथ में कर्नल अलकॉट। प्रश्न हमने एक बार फिर से बात कर ही लिया है पहले ही। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। आगे बढ़ते हैं। 72 प्रतिनिधि आए थे 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे महासचिव, संस्थापक महासचिव थे एहुम, और कलकत्ता में व्योमेश्वर बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो जो है बॉम्बे अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो व्योमेश्वर बनर्जी अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 चौधरी कदम सिंह जी के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो तिलक की गीता रहस्य है, जो इन्होंने मंडाले जेल में लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, तो महात्मा गांधी जी की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी की है। इंडिया इन ट्रांजिशन, आप कमेंट करके बताइए किसकी पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव इसी दिन पास हुआ था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, तो ये किया था चंपारण सत्याग्रह से। आसान प्रश्न है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। 1947 में JB कृपलानी थे। तो आपके जो प्रश्न हैं मॉडर्न हिस्ट्री के समाप्त होते हैं, और ये इतने प्रश्न थे जो आपके BPSC प्री में 1990 से 1922 के मध्य पूछे गए थे, 2023 के मध्य पूछे गए थे। तो ये लगभग 30-35 सालों के जो सवाल थे ये आपको सारे हो गए हैं, और इसके अलावा आपको और कोई प्रश्न देखने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये 2 घंटे के अंदर ही आपका ये वीडियो पूरा हो गया। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।